नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप है इस समय इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर टॉपर स्टॉक में। मैं हूं चंदू जैन और आज के हमारे बेहद खास मेहमान हैं श्रीमान अंकित जी भारद्वाज। यह वर्तमान में महिला बाल विकास विभाग में एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं और समाज सेवा के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। नमस्कार अंकित जी, कैसे हैं सर आप? जी नमस्कार सर, मैं बहुत बढ़िया। और आप बताइए कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूं सर, धन्यवाद। सर सबसे पहले टॉपर स्टॉक का अनुसार आपका परिचय हो जाए सर एक बार। वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी सर। सर मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। मूलतः भरतपुर से हूँ, जयपुर रहता हूँ। और वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत हूँ। और इसके साथ ही मैं कविताओं में, कविता लेखन में, कविता पाठन में और वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं में और भाषण में, सामाजिक सेवा में, सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हूँ। क्या बात है सर, इसका मतलब आप कवि भी हैं। जी जी सर। तो सर हम आपकी कविता प्रयास भी चल रहा है सुनेंगे। सर। नहीं, आपकी कविता भी सुनेंगे लेकिन थोड़े समय के बाद। जी जी। क्या बात है। टॉपर स्टॉक में आज हमारे बीच में जो महान विद्यार्थी आए हैं, ये साथ में कनिष्ठ सहायक होने के साथ साथ वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, भाषण में बड़ी अच्छी रुचि है इनकी, सामाजिक सेवा करते हैं, सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं, साथ ही साथ महिला बाल विकास का कार्य तो ये कर ही रहे हैं। और इसके साथ साथ बड़ी बात यह है, बहुत अच्छे कवि भी हैं, इनकी आवाज से भी लग रहा है। सर ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मूल बात पर मैं आना चाहूंगा। आप जी सबसे सर। पहले कनिष्ठ सहायक के पद पर चयनित हुए, तो इसके लिए तरफ से आपको अनअकैडमी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में कब और कैसे पनपा कि आपको एलडीसी की तैयारी करना चाहिए और कैसे आपने तैयारी की अंकित जी, थोड़ा सा बताएं। जी सर। जी सर। जी सर। सर मैं एलडीसी भर्ती 2018 का विज्ञापन 16 अप्रैल 2018 को जारी हुआ। ठीक तो है। उस समय मैं बीए द्वितीय वर्ष के परीक्षा दे चल रही थी मेरी। तो 16 अप्रैल को जैसे ही इसका विज्ञापन जारी हुआ, तो मेरी बीए द्वितीय वर्ष थी, तो मैं पेपर दे के घर गया हुआ था। ठीक है। तब मेरे मन में ये विचार आया कि घर वालों ने भी कहा कि तुझे तैयारी करनी चाहिए और सरकारी सेवा में, राजकीय सेवा में जाना चाहिए। और मेरे भी एक विचार था कि राजकीय सेवा में जाना चाहिए, राजकीय सेवा करके और सामाजिक क्षेत्र में भी जुड़ना चाहिए। तो मैंने तब विचार किया कि ये मेरे पास अच्छा मौका है, अभी मेरी शुरुआत है, राजकीय सेवा के लिए प्रथम प्रयास था मेरा। तब मैंने विचार किया कि क्यों ना ये प्रथम प्रयास को ही राजकीय सेवा में भुना लिया जाए और राजकीय सेवा में अंतिम रूप से चयनित होकर प्रथम प्रयास को सफल बनाया जाए। तब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 में किसी प्रकार से चयनित होना है। और लगभग 1 मई को मैं वापस घर से जयपुर आ गया था, तभी मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, 1 मई 2018। क्या बात है सर, मतलब ये दृढ़ निश्चय ही आज आपको सफलता के पथ पर आगे लेकर के आया और वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर आप सुशोभित हैं सर। जी सर। सर कैसे आपने तैयारी की, क्या आपकी व्यूह रचना रही, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप? जी सर। सर मेरा ऐसा था कि ज्यादा इतना मुझे अनुभव था नहीं राजकीय सेवा का कि किस प्रकार से तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरी बीए द्वितीय वर्ष ही चल रही थी उसमें। तो कोचिंग वगैरह भी मैंने ज्यादा कहीं से ली नहीं थी, तो इतना अनुभव तो था नहीं। लेकिन मैंने सबसे पहले फॉर्म भरते ही, क्योंकि दृढ़ निश्चय कर लिया था मैंने, तो ये था कि कैसे भी अब तो करना ही है। तो जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और किसी लक्ष्य के प्रति जब आप समर्पित भाव से जब कटिबद्ध होकर आगे बढ़ते हैं, तो मार्ग सामने से खुलता चला जाता है। तो मैंने वही किया। सबसे पहले मैंने उसको फॉर्म को डालते ही सबसे पहले मैंने उसका पाठ्यक्रम निकाला कि एलडीसी का पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम में 5 विषय थी, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित। तो मैंने उसका पाठ्यक्रम का थोड़ा विश्लेषण किया और उसका 2-1 दिन बढ़िया ढंग से मैंने उसको देखा, जांचा, परखा कि इसमें मुझे, और रणनीति की तरफ मैंने आगे बढ़ने लगा, किस प्रकार से इसकी रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से अंतिम रूप से सफल हो जाए। तो ऐसा था कि सर मेरा जो सामान्य ज्ञान का जो भाग था, वो थोड़ा मेरा कमजोर था, क्योंकि ठीक है। जी उसमें थोड़ा कमजोर था। तो लेकिन मेरा जो करंट नॉलेज था, जो करंट की जानकारी थी, वो मेरी अच्छी थी, क्योंकि मैं दैनिक क्रियाकलापों से, समाज के, देश के, राज्यों से जुड़ा रहता था और अखबारों का एक मेरा नियमित रूप से अध्ययन करने का एक क्रम था।
कि मैं अखबार नियमित रूप से पढ़ता ही था, तो इसलिए मेरा करंट जीके थोड़ा ठीक था। अच्छा, मैं थोड़ा ये है कि गणित और विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ 12वीं तक, तो गणित और विज्ञान का पार्ट थोड़ा ठीक ठीक था। और चूंकि कविताओं में रुचि है, भाषण में रुचि है, वाद विवाद में रुचि है, तो निसंदेह है कि हिंदी में भी थोड़ा अच्छा था। तो फिर मैंने इसकी रणनीति बनाना शुरू किया। सिलेबस मेरा जो पाठ्यक्रम था वो हर समय मेरी टेबल पर रहता था। मैंने समय का प्रबंधन किया, समय के साथ साथ मैंने सेल्फ मैनेजमेंट किया कि अपने आप को कैसे प्रबंधित करना है, कि अपने को समाज सेवा भी करनी है, अपने को सामाजिक कार्यों में भी जो रुचि थी वो भी करने थे, और परीक्षा की तैयारी भी करनी थी, और बीए का अध्ययन तो चल ही रहा था। तो सब चीजों को एकदम व्यवस्थित करते गए और रणनीति बनाई। हिंदी के लिए सर मैंने ऐसा है कि जो विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति और जो ये पार्ट था, वोकेब का जो पार्ट कह सकते हैं, ये पार्ट मैं रोजाना थोड़ी थोड़ी करता था। जैसे 10 विलोम शब्द रोज किए, 10 पर्यायवाची रोज किए, 10 आपके मुहावरे, 10 लोकोक्तियां। इस प्रकार से ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपना होता चला गया। अंग्रेजी में भी मैंने ये बिल्कुल समान रणनीति अपनाई, और जो वोकेब का पार्ट था वो ऐसे ही कवर किया। ग्रामर का पार्ट मैंने हिंदी का कवर किया था सर, जो अपनी एनसीईआरटी की नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, उसमें से मैंने हिंदी का कवर किया था। अंग्रेजी में मैंने एक पुस्तक थी लुसेंट की, उससे मैंने ग्रामर का पोर्शन कवर किया। इसके बाद अपने गणित की बात आती है, तो गणित में मैंने सर वही एनसीईआरटी 6 to 10th तक ये कवर किया था। मैंने स्टैंडर्ड बुक यही अपना विषय माना था कि अपने की यही पुस्तक अपने को सफलता दिलाएंगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ भी था कि आपके परीक्षा का स्तर 10वीं तक का होगा। तो गणित हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। विज्ञान में भी मैंने सर 6ठी से और 10वीं तक की पुस्तक मंगा ली थी, और उनका ही जो अपने विषय थे, बिंदु थे एलडीसी के एग्जाम में, उनका मैंने विस्तृत अध्ययन करके और उनमें से थोड़ा नोट्स बना के मैंने उनका बार बार रिवीजन किया। जीके का पार्ट थोड़ा कमजोर था, तो मैंने करंट नॉलेज पे ज्यादा जोर दिया, और जीके में मैंने डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी के इतिहास की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की मैंने पुस्तक पढ़ी। चलिए इस सर, प्रकार से मैंने इसकी तैयारी की। बहुत अच्छा आपने रणनीति बताई है सर। अगर इस रणनीति पर चला जाए तो मैं विद्यार्थियों को मेरे 5 साल के पढ़ाने के अनुभव के माध्यम से एक बात जरूर कह सकता हूँ सर। जिस रणनीति पर आप चले हैं, जिस दृढ़ निश्चय के साथ आप चलें, जिस निरंतरता के साथ आप चलें, जिन पुस्तकों के साथ आप चलें, जिस भावभंगिमा के साथ आप चलें सर, उसके माध्यम से सफलता निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है अंकित जी। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भले ही लोगों को लग रहा होगा कि अंकित एलडीसी बन गया, ये बन गया, ठीक है, लेकिन मैं दावे के साथ जिस हिसाब से आपने बात कही है, निसंदेह आपकी कठोर मेहनत, दृढ़ लक्ष्य और अपनी किताबों के प्रति भक्ति, ये आपके चेहरे के हाव भाव और आपकी बातों से झलक रही है अंकित जी। जी सर, बहुत अच्छा देखिए लगा। सर, एक निष्ठता और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से दृढ़ निश्चय होकर, कटिबद्ध होकर कार्य ही हमें अंतिम रूप से सफलता दिलाता है, ये मेरा मानना है, विश्वास। बिल्कुल अंकित जी सही कह रहे हैं। अंकित जी अभी आपको पता होगा हाई कोर्ट एलडीसी में भी कुछ वैकेंसी आई है 1100 कुछ ऊपर पोस्ट के संदर्भ में। जी सर। तो सर ये तो आपने बता दिया कि हमें तैयारी ऐसे करना चाहिए रिटर्न पेपर की। सर टाइपिंग बहुत बड़ा इश्यू होता है एलडीसी के संदर्भ में, तो टाइपिंग का आपने कैसे किया और विद्यार्थियों को क्या संदेश देंगे टाइपिंग के बारे में आप? जी सर, टंकण परीक्षा सर मूलतः 100 अंकों की होती है, और जिसका एक तिहाई भाग परीक्षा में टंकण परीक्षा लेके चलती है। तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका विशेष महत्व है, विशेष योगदान है, और ये अपना एक बड़ा पार्ट है 100 नंबर का। और मैंने अक्सर देखा कि अपने एग्जाम में भी, एलडीसी भर्ती 2018 में भी कई विद्यार्थी जिनके अच्छे अंक थे परीक्षा में, लिखित परीक्षा में, और वो टंकण परीक्षा में कमजोरी रहने के कारण वो अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए। तो किसी भी विद्यार्थी को जो एलडीसी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसको टंकण परीक्षा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, पहली बात तो सर। दूसरा सर ये कि टंकण परीक्षा आप चाहें तो परीक्षा के बाद कर सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय में अक्सर ये देखा जाता है कि उच्च न्यायालय की भर्ती प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है, तो इसमें थोड़ा लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद टंकण परीक्षा के लिए कम समय मिल पाता है। ठीक है। तुलनात्मक रूप से, अधीनस्थ बोर्ड के रूप में तुलनात्मक रूप से।
तो मेरा ये मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी को जो इसकी तैयारी कर रहा है उसको ये मान लेना चाहिए, आत्मविश्वास से कर लेना चाहिए कि जब वो समर्पित भाव से जब तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये मान लेना चाहिए कि मेरी लिखित परीक्षा पास है और मैं लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका हूं। और उसको लिखित परीक्षा में जब उसमें ये विश्वास आ जाए तो इस विश्वास को लेकर टंकण परीक्षा की तैयारी लिखित परीक्षा से पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। टंकण परीक्षा के लिए आप प्रतिदिन नियमित रूप से 1 घंटे भी यदि 1 घंटे या 45 मिनट भी यदि निकालते हैं तो मैं समझता हूं आपकी जो गति परीक्षा में जो हिंदी और अंग्रेजी की जो गति है वो बहुत अच्छी आ जाएगी और आपके अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। सर मेरी यही रणनीति रही, इसलिए मैंने टंकण परीक्षा में 100 में से 98.11 अंक अर्जित किए। क्या बात है अंकित जी, 100 में से 98.11 अंक टंकण भर्ती परीक्षा में आप अर्जित करना बहुत बड़ी बात है। सर एक दो बातें अंकित जी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जैसे अभी पटवारी का एग्जाम भी होना है, कांस्टेबल भर्ती भी होनी है, रीट भी है, कई तरह के एग्जाम होने, तो गणित के संदर्भ में कुछ विवाद देखे जाते हैं कि सर गणित हमें नहीं आती है, गणित दिक्कत देती है, तो सर वो दिक्कत जैसा शब्द है इसको कैसे दूर किया जाए? जी सर, ये ज्यादातर विद्यार्थियों की समस्याएं रहती हैं कि हर व्यक्ति हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता, और हर विशेषकर कला माध्यम जो कला संकाय के विद्यार्थी होते हैं आर्ट्स वाले, उनके साथ जैसी ज्यादा समस्याएं देखी जाती हैं कि अगर मैं सही कह रहा हूं तो। हाँ बिल्कुल, ये मैंने अपने दोस्तों को से भी अनुभव प्राप्त किया है कि वो जो कला संकाय से जुड़े रहते हैं वो मैथ में थोड़ा कमजोर रहते हैं, अक्सर ये देखा जाता है। इसके लिए सर मेरा ये मानना है क्योंकि उनका ये पार्ट थोड़ा यदि कमजोर है तो उनको बिल्कुल नीचे से अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, शून्य स्तर से तैयारी शुरू करनी चाहिए। और उसके लिए मैं जहां तक मेरा मानना है कि सबसे पहले 6वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक उठा ली जाए और उसी से तैयारी शुरू की जाए, क्योंकि उन्होंने वो, और विद्यार्थी जब एलडीसी की तैयारी करता है तो निश्चित रूप से उसने 6वीं 7वीं क्लास उत्तीर्ण करके आया है, तो उसने वो पुस्तक पढ़ी है, तो वो जब दोबारा पुस्तक पढ़ेगा तो ना तो उसको कठिन लगेगी और उसमें रुचि भी आएगी उसको, तो अच्छी तरीके से वो उससे ज्ञान अर्जित कर पाएगा और उसकी जो धीरे धीरे उसका वो स्तर बढ़ता चला जाएगा, गणित का अच्छी होती चली जाएगी। बिल्कुल सही कर रहे हैं सर। इसमें तो फिर गणित में तो एक बात और इम्पोर्टेंट है कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे, उतना अपना हाथ जो है वो आसान होता जाएगा। जी सर, गणित में और टंकण परीक्षा में आपका अभ्यास ही महत्वपूर्ण होता है। अभ्यास ही महत्वपूर्ण होता है। सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये हम देखते हैं कि मार्केट में एग्जाम के पहले कई तरह के मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर ये उपलब्ध हो जाते हैं, तो इनका क्या योगदान मानते हैं किताब सफलता के लिए? जी सर, एक तो सर आजकल मैं मानता हूं कि पुस्तकों का और जब शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है हमारे समाज में, तो ये सब आपको दिग्भ्रमित करने वाली वस्तुएं हैं। इनका जो ज्यादा जब विकल्प अपने पास ज्यादा होते हैं तो हम ये निर्धारित नहीं कर पाते, हम निश्चय नहीं कर पाते कि हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, हमें कौन से मॉडल पेपर लेने चाहिए। और उस समय विद्यार्थी की हालत हो जाती है कि वो एक मॉडल पेपर लाता है, दूसरे दिन अपने दूसरे मित्र से मिलता है, वो मित्र कहता है कि मेरे पास ये है, तो वो उसको देखता है और उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंतर रहता है, कुछ ना कुछ नया रहता है, तो वो अपने आप को डिमोटिवेट करके ये सोचता है कि मैं जो मॉडल पेपर लाया हूं वो कहीं ना कहीं उनका स्तर निम्न है और मुझे ये खरीदना चाहिए, तो वो इस प्रकार से दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हाँ सर, मेरा ये मानना है कि जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो पाठ्यक्रम और पूर्व के पेपर ये आपको बहुत लाभ देंगे। आपको निश्चित रूप से यदि आप हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर, एलडीसी के पूर्व वर्षों के और उच्च न्यायालय के पेपर ये आपको देख लेने चाहिए, इनको हल कर लेना चाहिए। और मॉडल पेपर को, जो मेरा मानना है कि मॉडल पेपर को विद्यार्थी को तब हल करना चाहिए जबकि उसकी तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी हो जी। उसके बाद उसको मॉडल पेपर एक, केवल ज्यादा नहीं खरीदने अपने, वो एक कोई भी मॉडल पेपर लें, उसमें लगभग एक सेट में 20 मॉडल पेपर या 15 मॉडल पेपर आते हैं, वो
काफी होते हैं एक विद्यार्थी के लिए। अपने को ज्यादा भ्रमित नहीं होना, तैयारी पे ध्यान देना है, उसके बाद अपने आप को जांचने के लिए सर मॉडल पेपर से फायदा भी काफी होते हैं। और पूर्व के प्रश्नों से उनसे अपने को ये पता चल जाता है कि पेपर किस प्रकार का आता है, पेपर किस प्रकार से हल करना चाहिए हमको। और विद्यार्थी पूर्व में ही परीक्षा देने से पूर्व अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है और ये निश्चय कर लेता है, निर्धारित कर लेता है कि उसका कौन सा भाग परीक्षा का कमजोर है, कौन सा भाग उसका मजबूत है, और कौन सा भाग उसे परीक्षा में पहले हल करना है, कौन सा भाग उसे पीछे हल करना है। ये एक बहुत बड़ी अच्छी रणनीति वो मॉडल पेपर के माध्यम से बना लेता है। क्या बात है अंकित जी, बड़े चतुराई से और बड़े वाकपटु तरीके से आप प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, जो मैं मानता हूं मेरे प्रतियोगियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। अंकित जी, ये तो थोड़ा सा समय का अभाव ही है हमारे बीच में, वरना मैं चाहता हूं कि ये आपका इंटरव्यू तो मैं 2-3 भागों में लेना चाहूंगा, जो हर तरह से हर पहलू पर चर्चा करना चाहूंगा। एक सर बहुत सी बड़ी अंकित एक समस्या देखने को आती है जी कि सर। विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे प्रश्न कर देता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर देता है। परिणाम क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है और वह उसके अंतिम चयन नहीं हो पाता है। तो इससे कैसे बचा जाए और आप क्या राय देना चाहेंगे? सर एक तो व्यक्ति की कई बार मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी की तैयारी अच्छी होती है जी, और उसको हमको भी ये लगता है कि इस व्यक्ति का इस परीक्षा में चयन निश्चित रूप से होगा ही। लेकिन जब हम उसका परिणाम देखते हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम निकलता है कि वो उस भर्ती परीक्षा में चयनित नहीं हुआ। जी, इसका कारण क्या रहता है कि कई बार हमारी परीक्षा की तैयारी अच्छी होती है, लेकिन जब परीक्षा कक्ष में हम जाते हैं तो उस वक्त उस परीक्षा का तनाव, उसका दबाव, उसका अवसाद हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम अपने आप को संतुलित नहीं कर पाने के कारण उस परीक्षा से हाथ धो बैठते हैं। जी, तो सबसे पहले तो सर विद्यार्थी को पूर्ण रूप से चिंता से, किसी भी प्रकार के भय से, किसी भी प्रकार के दबाव, तनाव, अवसाद से मुक्त हो जाना चाहिए परीक्षा कक्ष में जाते समय। दबाव और चिंता नहीं रहेगी तो वो परीक्षा को अच्छी तरीके से और एक पूर्ण एकाग्र मन होकर वो कर पाएगा परीक्षा को। अब सर आपने जो नकारात्मक अंक का जो पूछा है उसका, सर सबसे पहले परीक्षा में हमें वो प्रश्न हल करने चाहिए जो हमें पूर्णतः हम आश्वस्त हो कि ये उत्तर इसका सही है। जी, बिल्कुल। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने हिंदी अंग्रेजी का जो पेपर था एलडीसी का, उसमें सबसे पहले मैंने हिंदी को हल किया क्योंकि मेरा हिंदी विषय अच्छा था। तो आपको सबसे पहले वो हल करना है जो आपका विषय अच्छा हो। तो मैंने हिंदी विषय को हल किया। हिंदी विषय में भी मैंने उन प्रश्नों को पहले हल किया जो मुझे अच्छे से आते थे और प्रश्न को पढ़ते ही जिनका उत्तर मेरे दिमाग में आ गया। तो जिससे क्या है कि आपका समय भी बचता है और आपको एकदम दबाव नहीं रहता समय। फिर मैंने सर उन पे थोड़ा डॉट लगा दिया जो प्रश्न मैंने छोड़ दिए थे। फिर दूसरे चक्र में मैंने उन प्रश्नों को देखा दोबारा और उनमें से कुछ प्रश्न हल हो गए। तो इस प्रकार से 3-4 बार अपने प्रश्नों को देखें और फिर उसमें से टिक लगाते जाएं जो आप नहीं करते जाएं। फिर अंत में सर आपके पास कुछ ऐसे प्रश्न बचते हैं। नकारात्मक अंक इसलिए नकारात्मक मार्किंग इसलिए होती है पेपर में कि कुछ प्रश्नों में हम ये निर्धारित नहीं कर पाते कि कौन सा उत्तर इसका सही है। जी, तो यदि आप ऐसे डॉट डॉट लगा के प्रश्नों को करेंगे तो आपके अंत में कुछ ऐसे प्रश्न बचेंगे जिनको आप में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि इसका ये उत्तर है, ए है या ब है या स है। कुछ में 2 विकल्प होंगे, ए या ब। तो उसमें सर आपको वो सबसे अंत में हल करने हैं पहला। तो दूसरा सर आप उनमें यदि आप ऐसी रिस्क बहुत कम लें। कई बार छात्र ये सोचते हैं कि तुक्का लगा देते हैं हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादातर होता नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ऐसा होता नहीं है, ये केवल किंवदंतियां हैं। जी सर, तो नकारात्मक अंकन से अपने आप को बचना चाहिए। और जब अंत में कुछ प्रश्न ऐसे बचे जिनमें कंफ्यूजन का मामला है तो आपको जब 70 और 30 का 70% और 30% का जब आपको ये हो कि ये 70% मैं ऐसे प्रश्न पर हूं, 70-80%, तभी आपको वो प्रश्न हल करना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से वो प्रश्न आपको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको तुक्के से बचना चाहिए क्योंकि वो तुक्का आपकी मेहनत को नकारात्मक प्रभाव डालेगा आपकी मेहनत पर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित जी की तुक्का जो है वास्तव में तुक्का ही होता है, वो कभी भी सफल नहीं बना सकता है।
अंकित जी, जी सर। आपकी बातें बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है और अंततः जाते जाते आप आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देख रहे जी हैं सर। इस समय? मैं बताना चाहूंगा, इस समय आप अनअकैडमी पर लाइव हैं और टॉपर स्ट्रोक में हमारे बीच में अंकित भारद्वाज महिला बाल विकास विभाग में इस समय यह कनिष्ठ सहायक के पद पर हो, और मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, नाम चंदू जैन है। अंकित जी बताएं, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? सर मेरा संदेश तो यही है कि विद्यार्थी अपना एक लक्ष्य बना ले और उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित भाव से, पूर्ण रूप से कटिबद्ध होकर, दृढ़ निश्चयी होकर, दृढ़ संकल्पित होकर उसमें अपने जुट जाए जी और उसमें उस परीक्षा की तैयारी में ये निश्चय कर ले कि ये मेरा पहला और अंतिम प्रयास है, इसके बाद मैं मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और उस प्रकार से तैयारी करे। और एक अपने आप को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी, किसी का कोई दबाव नहीं रखना, कोई अवसाद में तनाव में नहीं आना है, मुक्त रूप से तैयारी करनी है, मन प्रसन्न चित्त होना चाहिए। और जो ये दिग्भ्रमित भ्रमित करने वाली जो आजकल जो साधन है कोई बिल्कुल। भी, तो उनसे बचना चाहिए। आपकी सोशल मीडिया है और भी है, तो ये जो जयपुर आकर जो विद्यार्थी उन चीजों में उलझ जाते हैं तो निश्चित रूप से अपना नुकसान करते हैं, और यही उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हो बाधा जाती है। होती है, बिल्कुल। तो मेरा तो यही कहना। और एक सर, अपनी नियमितता रखनी है, अपने को कम पढ़ो लेकिन नियमित रूप से पढ़ें, मेरा ये मानना है। चाहे आप प्रतिदिन 3 घंटे ही पढ़ें, लेकिन नियमित रूप से पढ़ें, तारतम्यता रखें और उसका बार बार दोहरान करते रहें। ये आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आपकी परीक्षा में। अंकित, बहुत अच्छी बातें आज आपने कही है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं सर। जाते जाते मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक अच्छे कवि आप हैं, तो मतलब श्रोतागण भी आपसे कविता सुनने के इच्छुक हैं सर। एक छोटी सी कविता जो हमारे विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो। सर मेरे एक मुक्तक है, जी वो मुझे बड़ा प्रिय है। 4 जी पंक्तियां मैं उस मुक्तक की आपको तक रखता हूं, और मेरे बिल्कुल। जो प्रेमी श्रोता हैं, जो मैं उनको देख नहीं पा रहा लेकिन महसूस कर पा रहा हूं, जी, उन तक मैं अपनी 4 पंक्तियां पहुंचाऊंगा जो स्वागत मुझे बड़ी स्वागत प्रिय अंकित, हैं। स्वागत स्वागत। सुनिएगा सर। जी स्वागत। उम्र छोटी मगर मैं ऊंचे ऊंचे ख्वाब रखता हूँ। हर विद्यार्थी को ऊंचे ख्वाब रखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र छोटी मगर मैं ऊंचे ऊंचे ख्वाब रखता हूँ। मैं मंजिल के रास्तों की भी पहचान रखता हूँ। मैं मंजिल के रास्तों की भी पहचान रखता हूँ। ये विश्वास है मुझको कि मंजिल पा ही लूंगा मैं। ये विश्वास है मुझको कि मंजिल पा ही लूंगा मैं। सर किसी भी परीक्षा की तैयारी करें और किसी की तैयारी करें, आपको पूरा आत्मविश्वास रहना चाहिए कि मैं अपने मंजिल पाने में सफल हो जाऊंगा। जी बिल्कुल सर। और वो विश्वास क्यों है वो जी अगली पंक्ति में सुनिएगा। स्वागत ये स्वागत अंकित, बहुत खूब। विश्वास है, ये विश्वास है मुझको कि मंजिल पा ही लूंगा मैं। साथ जो मैं सदा माँ बाप का आशीष रखता हूँ। वाह क्या साथ बात जो है। मैं सदा माँ बाप का आशीष रखता हूँ। वाह क्या बात है अंकित, बहुत मधुर आवाज, बहुत सुरीली आवाज। वास्तव में आप मल्टी टैलेंटेड हैं अंकित, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है सर। बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर, और इस समय आप इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर चंदू जैन के साथ टॉपर स्टॉक में थे, और आज के टॉपर्स हमारे बीच में हैं अंकित भारद्वाज, जो महिला और बाल विकास विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, आपने कीमती समय मुझे बहुत दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन मंच पर मुझे आमंत्रित किया। मेरा ये सौभाग्य है, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। सभी स्वागत। श्रोताओं का, सभी विद्यार्थियों का मैं आभारी हूँ जो मुझे सुन रहे हैं और सुनेंगे। और मैं इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ, और इस कोरोना वैश्विक महामारी से उपजे विपरीत हालातों में आपके स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः पुनः आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। फिर मुलाकात करेंगे अगले टॉपर से आप लोगों के बीच में अनअकैडमी प्लस पर चंदू जैन के साथ। बाय, टेक केयर।